इंडिया की जितनी पूरी जीडीपी है उतना तो क्रिप्टो लेके बैठी है दुनिया। और हम अपने आप को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दिस इज अ वेरी गुड रिजॉर्ट फॉर हाइडिंग ब्लैक मनी। क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती रहेगी जहां तक मुझे लगता है। अब सुविधाएं तो मुझे सारी चाहिए, देश से मुझे अच्छी बिजली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, फ्री एजुकेशन भी चाहिए, फ्री मेडिकल भी चाहिए, लेकिन मैं टैक्स ना दूं तो रिश्वतें सारी लोग क्रिप्टो में लेने लग जाएंगे। जी, आप सही समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉगस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने फाइनेंस क्रिएटर दीपक वाधवा साहब। आप इनको सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न की दुनिया में, अखबारों में इनके बारे में पढ़ते होंगे, इन सब जगहों पे देखते होंगे जो मैंने भी नाम लिया। इनके साथ हम आज बात करेंगे, लेकिन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर पर इनसे बात करेंगे। और मैंने इनसे कबूल करवा लिया है, पहले इनसे मैंने हामी भरवा ली है कि साहब इसी पे हम लोग रहेंगे। इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, ज्ञान के भंडार हैं। आप इनको अलग अलग विषय पे सुनते हैं, लेकिन आज हम इनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे और केवल क्रिप्टो करेंसी पे बात करेंगे। अभी से ठीक 3 दिन पहले सरकार में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो भी हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्रिप्टो का वर्तमान और भविष्य इस देश में क्या है, दुनिया में क्या है। क्रिप्टो ने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सोच बदल दी है और थोड़ी बहुत तस्वीर भी। बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल करेंसी ने निवेश के नए अवसर दिए हैं, खासकर युवाओं के लिए। लेकिन साथ में आई हैं कई तरह की चुनौतियां, मसलन मार्केट वोलेटिलिटी, रेगुलेशन की कमी, हैकिंग और फ्रॉड और ना जाने कई चीज़ें। वाधवा साहब के पास सबका आंसर होगा। आज हम समझेंगे कि क्या क्रिप्टो केवल एक ट्रेंड है, टूल है, इन्वेस्टमेंट है, या भविष्य की इकोनॉमी का हिस्सा बनने जा रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि निवेशकों को इस तेज़ी से बदलते बाजार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाधवा साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। अब क्रिप्टो करेंसी ऐसे लग रहा है जैसे कि हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी का पूरी दुनिया में भी क्या चलन है, उसी से शुरू करते हैं। हम भारत बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं, हिंदुस्तान बाद में आएंगे। पहले ये समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। जी प्लीज़। कुछ बुद्धिजीव थे जिन्हें कहीं से कहीं पैसा भेजना था। तो अगर आप एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं जी, तो इसकी रेगुलेशन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको मान लीजिए आपका बेटा पढ़ता है यूएस में, हम जी। अपनी एक एग्जांपल से जी समझते जी हैं। जी जी। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले जाऊँगा अपने बैंक में, कुछ फेरा के, फेमा के, कुछ फॉर्म ए, फॉर्म बी, डी, सी कुछ होते हैं, वो भरूंगा जी। उनके डॉलर खरीदूंगा। और वो डॉलर मैं अपने बैंक को कहूँगा कि साहब आप ये डॉलर मेरे फलाने बच्चे को उसके बैंक अकाउंट में भेज दीजिए, वो यूएस में है। अब ये प्रोसेस क्या है पवन जी, मैं बैंक गया, बैंक ने मेरे से कभी, आप किसी भी देश में हो, प्रोसेस सबके यहाँ सेम है। 10, 12, 15 पेपर आपसे बैंक साइन कराएगा कि ये पैसा आप किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं जी। कितने, क्या वो है, आपके पास कहाँ से आया। मतलब बैंक पूरा आपसे ना एक बायोडाटा सा ले लेता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। क्योंकि आप एक चीज समझे कि जो आपकी जेब में पैसा रखा है, ये आपकी गलतफहमी है कि ये आपका, ये पैसा आपका नहीं है, देश का पैसा है। करेंसी बिलोंग्स टू द कंट्री, यू आर जस्ट ए कस्टोडियन टू दैट। आप खर्च करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन आप देखिए देश में कहीं भी कुछ होता है तो सरकार आपसे पैसा ले सकती है। ये मतलब एक अनसेड रूल है। जी जी जी। तो वो पैसा आपने बाहर भेजा, तो अब इसका प्रोसेस समझिए। हमारे बैंक ने ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू भेजा पहले एक इंटरमीडिएटरी बैंक को। तो आज भेजा तो कल या परसों में तो वो वहां पहुंचेगा, फिर वहां से वो रेसिपिएंट अकाउंट में पहुंचेगा। तो इस पूरे प्रकरण में 7 से 10 दिन लग जाते थे।
अब आपका तो भाई साहब हाँ बैठ जाता है। पंजाबियों में कहते हैं ना हाँ बैठना, हाँ बैठने का मतलब दिल बैठ जाता है। मान लीजिए अच्छा छोटा पैसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई दफ़ा $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000 इस तरह की भी रकम हो सकती है जी, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा भाई ये बैंक का हमें भरोसा नहीं है। नॉनसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक पैसा कहाँ है मेरा ये पता ही नहीं है। जब तक मुझे मेरा रेसिपिएंट कंफर्म ना करे तब तक मुझे शांति नहीं मिलती कि भाई मेरा पैसा सही जगह पहुंचेगा। अच्छा आपने कहीं भी उसमें गलती कर दी तो पता लगा पैसा अटक गया, वो 15 दिन तक अटका पड़ा है, हमारा बैंक उसको रेफर कर रहा है, उसका बैंक वहां कर रहा है, मतलब इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा भाई ये नहीं चलेगा, हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि यहाँ से पैसा वहां भेजना है, बटन दबाओ वहां पैसा पहुंच जाए। अब जैसे हम यूपीआई करते हैं, आप बॉम्बे बैठे हैं, मैं दिल्ली बैठा हूं, आपने मुझे अपना क्यूआर कोड भेजा, मैंने उसे स्कैन किया, पैसा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके अकाउंट में पहुंच गया। ऐसे ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इसमें बॉर्डर्स खत्म हो गई। क्रिप्टो में बॉर्डर्स खत्म हो गई, यानी कि कोई जरूरी नहीं। अब यूपीआई तो आप इंडिया टू इंडिया कर सकते हैं, आप लंदन वाले को व्यक्ति को तो यूपीआई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो क्यूआर कोड आता है, आप उस पर पहली चीज ₹1 से लेके 1,00,000 रुपया, 1,000 करोड़ रुपया, 10,000 रुपया या 10,000 करोड़ रुपया एक सेकंड में भेज सकते हैं। इसमें कोई बीच में बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है। ये क्रिप्टो है। क्रिप्टो का मतलब जो होता है ना, बिल्कुल क्रिप्टो का जो मतलब है वो ऐसा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक। तो दिस इज 100% इलेक्ट्रॉनिक। पर वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। करेंसी है। करेंसी क्यों है? जब पैसे का लेन देन हो रहा है तो करेंसी है। लेकिन अब सरकारों ने क्या कहा कि भाई तुम इसमें ट्रेड कर लो, इन्वेस्ट कर लो। हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हमारे देश में क्रिप्टो जो है वो एक जरिया है स्पेकुलेशन का, जरिया है इन्वेस्टमेंट का। अब इसमें सब सरकारों की तकलीफ कहाँ है? एनोनिमिटी। आपने अपने फोन पे एक ऐप डाउनलोड करी, उसका क्यूआर कोड आपने मुझे भेजा, मैंने आपको पैसा भेज दिया, सरकार को पता ही नहीं लगा। तो इसमें नंबर 2 की ट्रांजैक्शन बहुत है। लेजिटिमेट पैसे की जगह लोग जो फर्जी पैसा है या नंबर 2 का पैसा या ब्लैक मनी जिसे बोलते हैं वो ट्रांसफर हो रहा है। नहीं, पर क्रिप्टो से पैसा कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान में तो ऐसे नहीं काम करता है। सर क्रिप्टो से पैसा कहाँ जा रहा है अभी उस पर आते हैं। अब आपके पास मान लीजिए कैश का 1 करोड़ रुपया पड़ा है जी। अब आपको तो भाई साहब डर है कि ये मैं क्या करूंगा इसका पैसे का, कभी इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कभी कहीं कुछ ना हो जाए। आपने उसे क्रिप्टो में कन्वर्ट करा के इतनी सी एक पेन ड्राइव आती है, इतनी सी, उस पेन ड्राइव में आप 1,000 रुपए भी छुपा सकते हैं, 10,000 करोड़ भी छुपा सकते हैं, 1,00,000 करोड़ भी छुपा सकते हैं। तो सरकारों को ये डर है कि ये जो ब्लैक मनी का मूवमेंट है इससे ये बहुत एक्टिव हो जाएगा, इसीलिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। सेकेंडली जो अभी आपने मुझे कहा कि बाहर वो मीटिंग हुई स्टैंडिंग कमेटी की, सब सरकारों का तकलीफ ये है कि अगर हमने इसे खोल दिया तो आप तो लिमिटलेस हो जाएंगे। आपको यहाँ से पैसा लंदन भेजना है किसी को, आपने तुरंत भेज दिया, सरकार को पता ही नहीं लगा। आपने यहाँ कोई स्कैम किया, पैसा यहाँ मंगाया, यहाँ से आपने बाहर भेज दिया, सरकार कैसे ट्रैक करेगी? और जिसके पास पैसा जा रहा है वो तो एक एनोनिमस एड्रेस है, उसमें कोई केवाईसी है ही नहीं। सो हाउ गवर्नमेंट विल ट्रैक? क्रिप्टो करेंसी जब बोलते हैं सर, मेरे जैसा साधारण आदमी जो समझना चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी में हम लोग केवल असेट, डिजिटल असेट के रूप में उसको देखते हैं जी, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी का कितना परसेंटेज है जिसमें जो मनी ट्रांसफर का पार्ट है? $4 ट्रिलियन इज दी मनी दैट इज रोटेटिंग इन क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में तो इंडिया की जितनी पूरी जीडीपी है उतना तो क्रिप्टो लेके बैठी है दुनिया। और हम अपने आप को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा क्रिप्टो का फंड बन चुका है। अब वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इस वक्त $3.5 ट्रिलियन होगा। फ्लक्चुएट तो अभी हम भी हो गए। हाँ, लेकिन कुल मिला के बात क्या है जी, कि ये इतना बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है कि अब इसे सारी दुनिया की सरकारें बंद भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत पैसा लगा हुआ है सबका। और इसको कैसे रेगुलराइज करें, ये सबका
चुनौती बन गई है हर सरकार के सबके लिए सिरदर्द है। क्योंकि देखिए इससे क्या है, टेरर फंडिंग हो सकती है, इससे ब्लैक मनी का मूवमेंट बहुत आसान हो सकता है, इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत आसान हो सकती है लोगों के लिए। तो सरकार के लिए तो ये परेशानी का वो है ना, मान लीजिए कल को कोई विद्रोह हो जाए देश में और हर आदमी इंडिया से बाहर पैसा भेजने लगे, तो दैट इज ए इकोनॉमी लॉस। अच्छा सर, आप क्रिप्टो करेंसी इंडियन गवर्नमेंट में काफ़ी साल से वॉच कर रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी आप बहुत ज़्यादा समझते हैं। मुझे क्रिप्टो करेंसी उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे सरकार की सावधानी, निगरानी और जो परेशानी और जो चिंता है इसके लिए, वो समझ में आता है। एक्चुअली भारत सरकार में काम करने वाले ऑफिसर्स भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं समझ रहे हैं। शायद समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से नया प्रोडक्ट है तो समझ में टाइम लगेगा। तो खैर, हम ये आप ये पूछ रहे थे कि क्या जो इंडियन गवर्नमेंट इससे बहुत अनकम्फर्टेबल है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट्स। ऐसा क्यों है? आपने छोटा सा एक किनारा छूते हुए आप निकले हैं। टेरर फंडिंग इज वन ऑफ देम और देयर आर मेनी अदर थिंग्स। देखिए, सबसे पहली तो बात इसमें यह है कि ये दिस इज अ वेरी गुड रिजॉर्ट फॉर हाइडिंग ब्लैक मनी। आप टैक्स की चोरी करिए, पैसा क्रिप्टो में ले लीजिए। आज आप, पहले क्या होता था, गोल्ड, कैश, यही इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन ये सब पकड़े जा सकते हैं। क्रिप्टो में सरकार की लिमिटेशन क्या है कि इतनी सी पेन ड्राइव है, उसमें आपके 10,000 करोड़ पड़े हैं, कैसे सरकार पकड़ेगी? तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है सरकार की। सेकेंडली, आप इंडिया से पैसा बाहर ले जा सकते हैं कभी भी, आप किसी को भेज सकते हैं। टेरर फंडिंग तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है इसका जी, लेकिन इसके तो रिपरकशंस बड़े मल्टीपल वो हो सकते हैं ना। भाई, आज सरकार नहीं चाहती कोई भी रेबल मूवमेंट हो इंडिया में, उसको फंडिंग करने के लिए सरकार कितने काउंटर मेजर्स लेती है। लेकिन आज आपको किसी भी ग्रुप को, किसी भी इस तरह की संस्था को पैसा देना है तो आप क्रिप्टो भेज दीजिए, सरकार को पता ही नहीं लगेगा। पहले कैश की मूवमेंट होती थी, सरकार कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकती थी, इसमें ट्रैक नहीं हो सकता कहीं भी। कोई मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि आप अपने फोन पे ऐप एक है, उसको इंस्टॉल करिए और उसका एक पर्टिकुलर 26 से 40 अक्षरों का एक वॉलेट एड्रेस बना आपका। आज आपने ये वॉलेट एड्रेस किया यूज, सरकार ने आपकी आईपी वाईपी ये वो लगा के वीपीएन सब किसी तरीके से चेक भी कर लिया, आपने उस वॉलेट को डिलीट किया, नया लगा लिया। अब आपने एक दिन में 10,000 वॉलेट क्रिएट कर दिए, सरकार कैसे पकड़ेगी? क्योंकि एनोनिमिटी है। एनोनिमिटी का मतलब है कोई केवाईसी नहीं है, कोई इसके पीछे वो नहीं है। और ये ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि एक जगह से पैसा उठ के दूसरी जगह गया, सरकार ट्रैक भी नहीं कर सकती, इसलिए ये सरकार की सिरदर्दी है। अच्छा, दूसरा ये जो अभी आप कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी में हुई, तो जो एक्सचेंज वहां आए थे वो तो सब विदेशी एक्सचेंज है, इसका मतलब इंडिया से पैसा बाहर जाएगा। अब जो इंडिया में एक्सचेंज हैं वो तो सारे FIU रजिस्टर हैं, वो चल रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो FIU रजिस्टर वालों को तो बुलाए भाई, कुछ डोमेस्टिक वालों को भी बुलाना चाहिए था, 3-4 लोग आए थे। अब देखिए, वो क्या सरकार का प्रोसेस है, वो मैं उसके लिए बोलने के लिए आई एम टू स्मॉल फॉर दैट। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ उसके लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती रहेगी जहां तक मुझे लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो वॉलेट वाला सिस्टम है, जहां पे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा जा सकता है, ये वाला सिस्टम बैन हो जाएगा। लेकिन एज ए ट्रेडिंग प्रोडक्ट हम उसे यूज करते रहेंगे। हम तो, हमारे यहाँ तो अभी भी ट्रेडिंग प्रोडक्ट ही उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी किसी तरीके से लोग कर रहे हैं ना, अभी भी मतलब पीपल आर यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स टू यूज इट इन मतलब लेजिटिमेट से हटके जो तरीका है उसमें यूज हो रहा है, इलेजिटिमेट तरीके से यूज हो रहा है। अच्छा, RBI ने मुझे याद है, जिस जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, RBI तब भी अपोज थी, अभी भी अपोज है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली, RBI ने बैन किया हुआ था। RBI इस देश की बहुत एफिशिएंट रेगुलेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एंट्री लेके इसको बोला कि नहीं साहब, क्रिप्टो करेंसी अलाउड होगा। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, बस 2-3 साल पुरानी बात है, RBI ने 2022 में बैन किया था।
किन परिस्थितियों में हुआ होगा, क्या कंसिडरेशन रहे होंगे, उसका क्या फ़ायदा हो गया? मतलब इस देश की न्यायपालिका इतनी काहे विनम्र हो गई और खुले दिल से इसको छूट दे दिया? मतलब कोई उसके पीछे रीज़न रहा होगा? देखिए, आरबीआई कोई भी डिसीजन लेती है तो आरबीआई क्यों लेती है? आरबीआई ऑलवेज वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। आपने देखा होगा कि कोई भी सरकारी सहकारी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जब आपने सुना होगा कि आरबीआई ने उसका रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से पैसा फ्लश आउट हो रहा होता है या पब्लिक का पैसा मरने की उम्मीद होती है। आरबीआई कब स्टैंड लेगी? जी। जब कोई भी बैंक या कोई भी संस्था पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, किया हो या कर सकती है। भाई, इसे वही कहते हैं ना, काउंटर मेजर, कि लोगों का नुकसान ना हो जाए। आरबीआई अपना बैंकों में, आपने सुना भी होगा, ऑडिट करती रहती है और अच्छे अच्छे बैंक्स पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। बीच में आपने सुना होगा एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक, जो इंडिया का क्या एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि आप नई क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करेंगे, जिसमें शेयर मार्केट में उनके शेयर गिर गए थे। भी गिर गया था। तो मतलब इतने बड़े बैंक पे भी वो ऑब्लिगेशन लगा देते हैं। हाँ, राइट। ऐसे ही आपने सुना होगा कि यूएसएफडीए जो है दवाइयों पे वो लगा देता है कि ये दवाई अब हम नहीं करेंगे, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इसमें ये केमिकल यूज होता है, ये हमारे लिए सेफ नहीं है जी। ऐसे ही आरबीआई एक संस्था है जो देखती है कि लोगों का पैसा कहीं नुकसान में ना चला जाए, लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो उन्होंने अपना एक काउंटर मेजर लेते हुए कि भैया इसमें उन्होंने ये देखा कि ये एक, पहले तो देश से बाहर पैसा जा रहा है, क्योंकि जो ये लोग, आज से हम थोड़ा सा पहले चलते हैं तो कौन कौन सी संस्थाएं थी जो क्रिप्टो में ट्रेड कराती थी? ज़ेप जैसी एक संस्था थी, बाइनेंस थी। बाइनेंस अभी भी है? नहीं, मतलब उस वक्त जो कर रही थी। जी जी। और एक आध और थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं है। ठीक है। तो वो संस्थाएं क्या थी जी? वो सारी विदेशी संस्थाएं थी। तो जब भी आप ट्रेड करते थे उसमें पैसा इंडिया से बाहर जाता था। तो आरबीआई का काम है पैसा प्रोटेक्ट करना। तो उन्होंने बैन लगा दिया कि भैया नहीं, इंडिया से पैसा नहीं जाएगा बाहर। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मेजर था। अब मान लीजिए मेरा, आपका और 500, 1000, 10,000 लोगों का पैसा लगा हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार करी कि भाई हमारे इतने लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, आरबीआई ने बैन कर दिया। तो न्यायपालिका का क्या काम है? जस्टिस। अब आप देखिए, वो कहते हैं कि भैया कैदी एक बार को छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए काली पट्टी बंदी हुई है ना। तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दोनों लोगों का सुना, लेकिन शायद उसमें लोगों का पेन ज्यादा होगा, लोगों का पैसा इन्वॉल्व था। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाओ, बैन करना कोई तरीका नहीं है, यू मेक अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। सरकार ने कहा ठीक है जी, इस पे 30% हम टैक्स लगा देंगे। सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, और मुझे इसमें पहले ही माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, कि ये जो वॉलेट सिस्टम है जिसमें पैसा एक दूसरे तक जा सकता है, ये सब हो जाएगा बंद। तो सरकार को क्या चाहिए? सरकार देखो, पब्लिक को क्या चाहिए कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और पब्लिक भी क्यों कर रही है? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले 75 रुपए वाली चीज 1.25 करोड़ पहुंच गई, कर रहे हैं। तो ये लेन देन बिटकॉइन का बंद हो जाएगा, लेन देन यूएसडीटी का बंद हो जाएगा, और सिर्फ ट्रेडिंग चालू रहेगी। यानी कि आपको 80,00,000 डॉलर में बिटकॉइन अच्छा लग रहा है, आप खरीद लीजिए। 1,23,000 डॉलर का हो जाए, आप बेच दीजिए, या वहां अच्छा लग रहा है बेच दीजिए, यहाँ खरीद लीजिए। ट्रेडिंग चालू रहेगी, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमारे यहाँ, आपने सुना होगा, कल बारिश पे भी शुरू हो गई है, NCDX में बारिश जैसे प्रोडक्ट। तो दीज आर ऑल स्पेकुलेशन प्रोडक्ट्स, ये सब स्पेकुलेशन है। आप कह रहे हैं मनी ट्रांसफर वाला जो पार्ट है उसको सरकार बैन कर देगी। इसको एज ए ट्रेडिंग कंपोनेंट, जैसे हम क्रूड की ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई आदमी क्रूड खरीद थोड़ी सकता है। क्रूड की ट्रेडिंग में तो फिर भी क्रूड कहीं मौजूद है सर, लेकिन वो बैग्ड नहीं है। सोने चांदी की ट्रेडिंग सिर्फ स्पेकुलेशन हो रही है, कोई बैग थोड़ी है। आज आप मुझे बताइए, वो कहीं बैग्ड थोड़ी है। आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो वो स्पेकुलेशन ही है ना। कल को कंपनी डूब जाती है, आपका पैसा डूब ही जाता है ना। ये विटोल और ट्रैफिगुरा से पूछना पड़ेगा सर। सर एक बात बताइए, जो आरबीआई की जिद है, एक स्टैंड है, ऐसे बोलेंगे कि फाइनेंशियल कंट्रोल है,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कैपिटल कंट्रोल है, या आप कहें तो एक तरह से द लॉस ऑफ मॉनेटरी पावर, ये है, या आपको लगता है कि क्रिप्टो को अगर अलाउड करते रहे तो ये डायरेक्ट रूपी और मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरबीआई ज़्यादा सख्ती करना, आरबीआई का ये फियर वाजिब है? देखिए ऐसा है कि हम लोग ना, हम लोग जब बोल रहा हूँ तो आई एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ। हम लोग बहुत फैंसी हैं विदेशों के लिए। फैंसी का मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आज आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में हर घर का बच्चा चाहता है कि मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएस चला जाऊं। आज आप अपने आसपास में भी देखिए, कहीं किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो विदेश जाना चाहता है। अब आप तो जाके वापस आ गए। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं तो इस पॉलिसी का बहुत बड़ा प्रचारक हूँ जी। और मुझे तो सरकार में भी कोई कमी नहीं लगती। मुझे तो देश बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जो लोग, क्या है, मैं आपको ना इस पे थोड़ा सा एक ऑफ बीट बात करता हूँ। जी। तो हाँ। मैं बता रहा हूँ कि क्यों सरकार चाहती है, आरबीआई क्यों चाहती है कि ये मनी के लेन देन को हो जाए, क्योंकि यहाँ से लोग नहीं बाहर पैसा भेज देंगे। क्योंकि यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस एक प्रैक्टिस बन चुकी है। हर आदमी चाहता है कि मैं टैक्स ना दूं। सुविधाएं तो मुझे सारी चाहिए, देश से मुझे अच्छी बिजली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, फ्री एजुकेशन भी चाहिए, फ्री मेडिकल भी चाहिए, लेकिन मैं टैक्स ना दूं। तो सरकार कहाँ से लाएगी पैसा, आप बताइए। उन्हें ये तो चाहिए कि मेरे गांव के आगे से हाईवे बन जाए, ताकि जो मेरी जमीन 1 लाख रुपए बीघा है वो 40 लाख रुपए बीघा हो जाए, या 1 करोड़ बीघा हो जाए, लेकिन मैं टैक्स ना दूं। ये मेंटेलिटी जब तक रहेगी, देश नहीं ग्रो करेगा। आरबीआई का स्टैंड, मैं कहता हूं, बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि लोग यहां से पैसा फ्लश आउट कर देते हैं। आपने सुना ही होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो स्विस बैंक में रखा था। हमने सुना ही है ना, आप पिछले 20 साल से सुन ही रहे हैं। मोदी जी भी इसी उस पे आए थे कि मैं स्विस बैंक से पैसा वापस लाऊंगा जी। तो इसका जब लाऊंगा, इसका मतलब उन्होंने ये तो मान ही लिया कि पैसा है, तो वो पैसा ना जाए बाहर। इसलिए आरबीआई का स्टैंड है कि क्रिप्टो हमें अभी नहीं चाहिए। अच्छा, चलिए, सही जगह पे आप पहुंच गए हैं। मैं एक सवाल इस पर मेरे दिमाग में आता है। 30% आपने लगा दिया साहब, टैक्स लगा दिया, 1% टीडीएस लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच का रास्ता निकाला, उसके हिसाब से आपने कहा कि साहब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो बनाने, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? आपने साहब एक एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बना दिया कि वो साहब रेगुलेटर है जो एक छाते की तरह काम करेगा। बट अगर फ्रेमवर्क में घुस के आप देखेंगे तो ऐसा कोई सॉलिड फ्रेमवर्क क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का अभी तक नहीं है। प्लीज़ देखिए क्या है, जो अभी जितने भी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज हैं, उनके पास जो वॉलेट है उसमें आप पैसा, मतलब अपना कॉइन ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो सिर्फ उन्हीं के वॉलेट में रहेगा। तो ये फ्रेमवर्क का एक बहुत अच्छा हिस्सा है। सेकेंडली, उन्होंने ये कर दिया कि उसके फ्यूचर बना दिए। जैसे हम बात से भटक गए थे अपनी। जैसे क्रूड ऑयल का फ्यूचर है, अब आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। आप उनसे ये कहें कि ला भैया मेरे को 1 बैरल क्रूड ऑयल दे दे, मैं घर रख लूंगा, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है, क्योंकि उसकी डिलीवरी नहीं है। ऐसे ही बिटकॉइन की भी डिलीवरी नहीं होगी। आप खरीद लो, जब तक आपको उसमें रहना है, यू बी इन दैट फ्यूचर। जब आपका बढ़ जाए या नुकसान लेना है, आप उसे बेच दीजिए और आ जाइए। प्रॉफिट होगा, सरकार 30% टैक्स ले लेगी। लॉस होगा तो लॉस है ही है, फिर तो बात ही खत्म है। जी जी, ठीक बात है। जी, मेनी इंडियंस जो हैं वो क्रिप्टो की जब बात होती है तो ऐसे लगता है जैसे कि क्रिप्टो में जिसने इन्वेस्ट किया वो सब दुबई चला गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट चला गया। क्रिप्टो स्टार्टअप शिफ्टेड टू दुबई एंड दुबई एंड सिंगापुर बोथ। हम लोग ऑलरेडी ये मार्केट टैप कर सकते थे, भरोसा क्रिएट कर सकते थे नए युवा में, इन्वेस्टर्स में। वो अपॉर्चुनिटी हमने लूज कर दी। कि आपको लगता है कि नहीं, वो एक फसाड है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है? देखिए, अभी ना हम फर्स्ट जनरेशन और मे बी सेकेंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो चल रही है। अभी तो सर आप, मतलब क्रिप्टो ना शुरू हुआ है अभी। अभी क्या है कि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। अभी तो यहाँ से 50 ईयर्स डाउन द लाइन हो सकता है कि इंडियन रुपी या ये सारी दुनिया जो है, ये पैसा खत्म हो जाए और सब क्रिप्टो पे ही शिफ्ट हो जाए। अभी हमें कुछ नहीं पता, और हो सकता है 10 साल बाद ये बैन भी हो जाए, पूरी तरह खत्म कर दे सरकारें।
ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। तो हमने कोई अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं की है, ये बात तो मैं बिल्कुल कहूंगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले देश होता है जी। आरबीआई क्या चाह रही है। आरबीआई को कोई आपका पैसा नुकसान हो जाए उसमें मजा थोड़ी आ रहा है भाई, उनकी जेब में जा नहीं रहा, आपको फायदा नहीं हो रहा, तो उनको क्या नुकसान, मतलब फायदा है। आप कमाएंगे तो टैक्स मिलेगा ना सरकार को। तो सरकार ये चाहती है कि पैसा देश का देश में रहे, आपका लाभ हो, जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी में रिवॉल्व होता रहे, वो इंडिया से बाहर ना चला जाए। दिस इज दी ओनली कंसर्न, बस यही है। अच्छा, दो तीन सवाल पूछूंगा अभी आपको, जो हम आएंगे टेरर फंडिंग और सिक्योरिटी रिस्क पे। उसके पहले जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो ऑब्जर्व किया उस पर बात करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए 30% आप टैक्स ले रहे हैं, और अब आपने वो फ्रेमवर्क बोला, बट सरकार के नुमाइंदे ये मानते हैं कि वो फ्रेमवर्क अभी फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, अभी तो वो फर्स्ट जनरेशन पे भी नहीं पहुंचा है। तो ये टैक्स विदाउट ट्रस्ट है, ये मॉडल है। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। आज आप एक काम करिए, आप मेरे को एक गिफ्ट दे दीजिए 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो सरकार को ये कैसे पता लगेगा? तो मैं कल को हो सकता है उस पर टैक्स ना जमा कराऊं, तो सरकार कहती है टीडीएस ले लो इससे। तो हमारी ये किताबों में आ गया। अब आप आज फॉर्चूनर लेने जाइए तो आपसे 1% टीसीएस काटते हैं, यानी कि आपकी और मेरी जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें हमने 1% हिस्सा बना दिया सरकार को जी। अब सरकार को ये पता लग गया कि इस आदमी ने गाड़ी ली थी या इस आदमी ने टैक्स दिया है, तो इसने कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी है। तो सरकार ये चाह रही है कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं कि जो भी व्यक्ति क्रिप्टो में ट्रेड करे, हमारे पास उसकी पूरी बही खाता होना चाहिए। और कल को ऐसा ना हो कि वो कहीं ट्रेड करते करते हवाला शुरू कर दे, ट्रेड करते करते पैसे को बाहर भेज दे, ट्रेड करते करते अपना नुकसान करे, फायदा करे, वो एक अलग चीज है। इंडियन रुपी का ना नुकसान कर दे। अच्छा, प्रतीकात्मक भी और ट्रैक रखने में सहूलियत होगी सरकार को। देखिए, टैक्स सरकार इसलिए लेती है, या टीडीएस या टीसीएस जो लिया जाता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है, वो क्यों लिया जाता है? ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाए। अच्छा, उसमें वॉल्यूम नहीं होता ना सर? वॉल्यूम हो या ना हो, आज आपका 1 रुपया टीडीएस कटा, तो सरकार को पता लग गया कि भैया इनकी 10 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी, इन्होंने 1 रुपया टीडीएस काट लिया, यानी कि अब आपको उस पर 30% टैक्स देना है या नहीं देना, वो तो हमारा इनकम टैक्स केस डिसाइड करेगा, देख लेगा वो। आपको रिफंड भी तो मिल जाएगा ना, अगर आपका टैक्स कटा है कहीं तो वो रिफंड मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या इन्होंने, गवर्नमेंट ने करा है कि कोई सेट ऑफ नहीं होगा। अगर आपका 30% कट गया तो वो आप किसी भी धंधे में, जैसे अभी क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आपके खर्चों के अगेंस्ट में आपकी इनकम एडजस्ट हो जाती है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, इसमें जो कट गया वो देना ही पड़ेगा। ये है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो बात हुई वाधवा साहब, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, कई मेंबर्स हैं उसमें से, कहा कि हज़ारों करोड़ों रुपए देश से बाहर जा रहे हैं। इससे क्या क्रिप्टो भारत के लिए कैपिटल फ्लाइट का खतरा बन रहा है? आप देखते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, आपको आज क्या है, सबसे पहले देश से पैसा बाहर भेजना जो एक मुश्किल काम था वो आसान हो गया। इससे स्मगलिंग बढ़ सकती है, इससे टेरर फंडिंग बढ़ सकती है, इससे बहुत सारे ऐसे मतलब कैश ओरिएंटेड या गलत काम हो सकते हैं जो कि बूस्टअप हो जाएं। तो मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस पे बहुत जल्दी फ्रेमवर्क लाए, और अगर आपके माध्यम से कोई सरकारी व्यक्ति जो कि डिसीजन मेकिंग कर सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मेरी बात पहुंचा सकता है, तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा, वॉलेट सिस्टम बंद करके लोगों को स्पेकुलेशन ही तो करना है, लोगों को तेजी मंदी तो खेलनी है। आज मैं चाहता हूं कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, तो मैं फ्यूचर के थ्रू कर लेता हूं ना। वॉलेट सिस्टम ही इंडिया से खत्म कर दो और फ्यूचर सिस्टम चालू कर दो, सारी समस्या ही खत्म है बस। अभी सर अगले 1-2 हफ्ते में मैं FIU के बॉस को बुला रहा हूँ, तो आप मेरी चर्चा कराइए उनसे। आप बिल्कुल, आपको मैं बुलाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट पहले मैं पुटअप कर रहा हूँ कि आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पवन जी, देखिए फ्रेमवर्क क्या होता है, कोई भी वो एक दूसरे की
आज जैसे सरकार बजट बनाती है उससे पहले 10-20-50 आदमियों को बुलाती है, भाई आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, सुझाव लेती है ना। क्योंकि देखिए कोई भी आदमी आज, हो सकता है मेरा सुझाव अच्छा हो सकता है आपका सुझाव अच्छा हो, हमें नहीं पता किसका सुन लिया जाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप FIU रजिस्टर करें, आप ये वॉलेट सिस्टम ही बंद कर दें, नो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन इन क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी। इसकी बजाय आप क्या सिस्टम शुरू कर सकते हैं, अगर कोई सरकारी नुमाइंदा सुन रहा है, आप जैसे म्यूचुअल फंड होता है, आप म्यूचुअल फंड रूट से लोगों को कहिए बिटकॉइन खरीदें। तो वो क्या होगा, आप म्यूचुअल फंड कंपनी है, मैंने कहा जी मुझे 1 बिटकॉइन खरीदना है, तो मैंने आपको 80 लाख रुपए दिए, आपने मेरे लिए खरीदा। अब आप तो एक ट्रस्टेड एंटिटी हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंडों पे करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है, तो म्यूचुअल, अब मेरे पास बिटकॉइन भी आ गया, लेकिन मैं उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक इस तरह के वॉलेट में पड़ा है जिसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो दोनों काम हो गए। या सरकार क्या करे, जैसे कि मेरे शेयर NSDL CDSL में पड़े हैं, डीमेट में, सरकार कहे भैया तुझे बिटकॉइन खरीदना है, खरीद ले, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, पड़ा वो सरकारी वॉलेट में है, बस। तो देश का पैसा देश में रह जाएगा, देश का पैसा बाहर जाएगा ही नहीं। सर, जो RBI लगातार क्रिप्टो के खिलाफ रहा है, ये मैं आपसे बात कर चुका, उसके आगे मैं बढ़ाता हूँ। क्या असली डर इसमें से टेरर फंडिंग का नाम आपने लिया, सरकार भी शायद समझती होगी, उनके पास अपनी IB की रिपोर्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग का डर है। अगर हम कहें कि केवल RBI अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती है, क्या ये जस्टिफिकेशन है? ये सर, मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश में आज आपको सुनते ही होंगे। इसका डर क्या है साहब, इसकी ना क्या कहते हैं, मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, इसकी ना रिकॉग्निशन बढ़ रही है। अगर ये और ज्यादा प्रचंड हो गई तो रिश्वतें सारी लोग क्रिप्टो में लेने लग जाएंगे। जी, आप सही समझ रहे हैं। और सरकार फिर किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर पाएगी। ओहो। ED किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें एक एनोनिमिटी है। इसमें एक एनोनिमिटी है। कोई भी व्यक्ति इसमें ट्रांजैक्शन कर ले, सरकार ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल काम है, कितना ही सॉफ्टवेयर, कितना ही अच्छा इंजीनियर हो, क्योंकि इसमें क्या है कि अनलिमिटेड वॉलेट्स आप बना सकते हैं। आज आपने एक वॉलेट बनाया, उसका पासवर्ड अपने पास सेव कर लिया या याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया या कहीं लिख के रख दिया, और वो फ़ोन भी खो दिया, ऐप भी खो दी, डिलीट कर दिया सब। अब वो पैसा आपके एक ऐसे वॉलेट में पड़ा है जो सरकार ट्रैक ही नहीं कर सकती, आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसके मिसयूज़ होने की प्रोपेंसिटी बहुत हाई है। बहुत हाई है, इसीलिए तो सरकारों की तकलीफ है ना। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई एवरी कंट्री गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड इट्स यूज। दूसरी सरकारें लेनियंट क्यों हैं? अमेरिका की सरकार लेनियंट है, ब्राज़ील लेनियंट है। सर, वहाँ पे ना कैश का काम बहुत कम है। वहाँ सॉफ्ट मनी की ही परपाटी शुरू से चली आ रही है। हमारे इंडिया में आज भी नोटबंदी के बाद भी ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। आज आप किसी से भी बोलें, सबकी जेब में 10-20-50 हज़ार रुपये रखे ही हैं। कैसे? जबकि मोदी जी ने UPI को कितना ज़्यादा, वी आर द बिगेस्ट नंबर ऑफ UPI यूजर्स इन द वर्ल्ड, बट उसके अलावा भी कैश की ट्रांजैक्शन हुई नहीं ना। अभी मैंने सुना कि 300 करोड़ रुपए किसी के पास वो पड़ा, RTO में कोई था। सर, वो अभी देख लेंगे ना, जुलाई में RBI का डेटा आ जाएगा कि कितना फिजिकल करेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई 40 लाख करोड़ पे तो हम पहुंच गए। 17 लाख पे हमने डिमोनेटाइजेशन किया था। मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि वी कैन हैव अ डिकेड ऑफ क्राइसिस। इसके बाद कल स्टेटमेंट आई कि केवल 4 दिन में 61,000 करोड़ रुपया लोगों ने बैंकों से कैश निकाल के घर रख लिया है। हाँ, फोन आ रहे हैं कि क्या बैंक सुरक्षित हैं? बस तो कहने का मतलब ये है कि लोग अभी भी, और लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस दिन बैंक फेल हो जाएगा ना, उस दिन मेरे घर रखा कागज भी फेल हो जाएगा। मैं उसको नोट या करेंसी नहीं बोल रहा, मैं उसको कागज इसलिए बोल रहा हूँ
कि जब बैंक फेल होएगा या बैंक अपनी इनकैपेसिटीज या आरबीआई अपनी इनकैपेसिटीज शो कर देगा कि देश बर्बाद हो रहा है या देश में पैसा नहीं है या कुछ भी ऐसा, टचवुड भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो हमारा घर का पैसा भी वो चूरन का नोट बन जाएगा। ठीक है। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि उसकी वैल्यू तब तक है जब उसको बैकअप करने वाला बैंक जिंदा है। आज मैं आपको एक पर्ची लिख के दे दूं कि साहब मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं, ये आप रख लीजिए, कल को मैं ही बर्बाद हो जाऊं तो पर्ची तो कागज ही रह गई ना। अच्छा, आपके मैं समझा आपकी बात। जो काउंटर व्यूज देते हैं आपके, आप जो कह रहे हैं उसके खिलाफ, कहते हैं कि साहब भारत बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी, रिकग्निशन, खुले दिल से क्रिप्टो करेंसी और उसके डेरिवेटिव्स का स्वागत कर रहे हैं। उस सूरत में अगर आप ज़्यादा सख्ती बरतेंगे तो जो भारतीय निवेशक है वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, सिंगापुर चला जाएगा, उन देशों की तरफ भाग जाएंगे। ये कितना बड़ा लॉस या कितनी बड़ी आशंका, या लगता है इसमें कोई दम नहीं है? क्या दिखता है आपको? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर जो अभी भी बाहर जा रहे हैं। आप जब उनसे कहते हैं तो वो उनका सीधा तर्क ये होता है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा है। मेरे अपने जानने वाले जो अच्छे बड़े स्टॉक ट्रेडर थे या फॉरेक्स ट्रेडर थे या क्रिप्टो ट्रेडर थे, वो खुद दुबई जाके बैठ गए हैं। मेरे जानने वाले हैं, सरकार को पता है, सरकार से परमिशन ही लेके गए हैं। तो देखिए, जिसे बाहर जाना है उसे तो वैसे भी आप नहीं रोक पा रहे, तो ये तो कोई विकल्प है नहीं कि अगर हम क्रिप्टो को बैन कर देंगे तो वो बाहर नहीं जाएगा, या क्रिप्टो को खुला कर देंगे तो नहीं जाएगा। क्रिप्टो तो आप अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सरकार का जो अभी ये 30 से 42% तक का टैक्स नेट है, अगर सरकार इसमें कोई छूट दे, आज लोग दुबई क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इजी टैक्स सिस्टम, कि वहां पे तो टैक्स है ही नहीं, 10-12% जो लगता है वो लगता है। सेकेंडली, वहां पे लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को ना एक बहुत सारी चीज़ आकर्षित करती है कि अगर आपको रॉयल्स रॉय इंडिया में लेनी है तो अगर जो चीज़ यहाँ 10 करोड़ की वहाँ 3 करोड़ में मिल जाती है। तो जो टैक्सेशन सिस्टम है, एक्साइज और ये सब जो टैक्स है, जीएसटी है, हमारे यहाँ उसका स्लैब बहुत ज़्यादा है। आज आपके पास अगर 2-5-10 करोड़ हैं तो जो लाइफस्टाइल आप इंडिया में ले सकते हैं और जो लाइफस्टाइल आप वहाँ ले सकते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, वहाँ पे इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप एक और बेटर ज़िंदगी जी सकते हैं, क्राइम रेट कम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिंगापुर और दुबई में लोगों को मिल जाती हैं। लेकिन फिर वही कहना कि ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास अपार धन है, छोटा आदमी नहीं कर सकता। वहाँ जाके वो जो 10-20-50 लाख वाला है ना, वो तो वहाँ लेबरी ही कर रहा है। वो वहाँ पे सोचे कि मैं बहुत अच्छा लाइफस्टाइल कर लूँ, तो 1 साल कर लेगा तो अगले साल इंडिया वापस ही आ जाएगा पैसे पूसे खर्च करके। अच्छा, 3 मॉडल डिस्कस किए वाधवा साहब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने, बाकायदा 3 घंटे 4 घंटे की मीटिंग में। साहब कहा कि एक अमेरिका एक मॉडल है जहाँ पे रेगुलेशन चलता है और स्लाइटली टफर देन दी अदर कंट्रीज़। दूसरा है जैसे चीन ने बिल्कुल बैन किया हुआ है, और तीसरा जैसे जापान बड़ा कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। आपके हिसाब से भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में जाए, किस दिशा में जाना और कौन सा मॉडल अपनाना अपने हिसाब से लगता है कि ये व्यावहारिक होगा, देश हित में होगा, कानूनी होगा? इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। देखिए, मैं भारत सरकार से अगर इस मंच से मैं जरूर सर, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भेज दूंगा। अगर भारत सरकार मेरे, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं इसमें, लेकिन मैं एक सुझाव दे सकता हूं प्लीज सर, सरकार को भी और जनता को भी, और आपके माध्यम से जो भी सुन रहा है इसे। देखिए, डेरिवेटिव प्रोडक्ट का स्वागत करिए, इसमें चाहे फॉरेक्स हो। अब देखिए, बहुत सारी फॉरेक्स की कंपनियां हैं जो दुबई बेस हैं, वो सब डब्बा हैं। वो इंडिया में कैसे काम कर रही हैं? कर रही हैं ना। हम देखते हैं एक ऑक्टा फॉरेक्स आई थी, वो कितने 800 करोड़ का चूना लगा के लोगों का पैसा लेके चली गई। तो जब लोगों को एक प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको डेरिवेटिव फॉर्म में इंडिया में ही रेगुलराइज कर दीजिए। क्यों लोगों को बाहर पैसा भेजना पड़ रहा है? क्यों यहाँ से नंबर 2 की ट्रांजैक्शन हो रही है? क्यों बाहर पैसा चला जाता है? आप उस पर फ्रेमवर्क ले आइए ना। इंडिया को जुआ खेलना है, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। मैं थोड़ा सा और रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ, जुआ, बट स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट्स ही तो हैं ये सब। अब
अगर किसी को इसमें पैसा हारना है तो इंडिया से बाहर क्यों हारे, इंडिया में ही हार लेना, ताकि सरकार को टैक्स तो मिलता रहे। भाई मेरा प्रॉफिट या लॉस हो या ना हो, लेकिन सरकार को जीएसटी मिल रही है, ब्रोकरेज पे मिल रही है, जो एक्सचेंज के पास पैसा जा रहा है वो टैक्स नेट में है ही ना, एक्सचेंज तो आपके कब्जे में है। तो आप सारे प्रोडक्ट्स डेरिवेटिव फॉर्म में ले आइए, इवन आप फॉरेक्स को भी ले आइए डेरिवेटिव फॉर्म में। हाँ। आपको क्या जरूरत है कि यहां से बैठे बैठे लोग जो बाहर के निवेशक हैं, अब आप देखिए इंडिया में फॉरेक्स बैन है, बॉम्बे में अभी लगा था पिछले साल, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक इवेंट हुआ था जहां मैं भी गया था एज ए विजिटर। जी जी। साहब वहां कम से कम 500 बाहर की फॉरेक्स की कंपनीज आई थी, वो सब आपको जुगाड़ बता रही हैं कि पैसा हम ऐसे ले लेंगे वैसे ले लेंगे। जब आपके यहाँ बैन है फॉरेक्स, तो वाई यू आर इनकरेजिंग ए फॉरेक्स इवेंट? कैसे लग गया वो इंडिया में? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एक आंख बंद कर रखी है। ऐसे ही क्रिप्टो है, आप क्रिप्टो को बैन कर दीजिए कि सब क्रिप्टो एज करेंसी इज बैन इन इंडिया, कोई वॉलेटबाजी नहीं होगी, कोई आप खरीद के बिटकॉइन रख नहीं सकते एज ए प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपको स्पेकुलेट करना है, जैसे इंडिया में और चीजों के, क्रूड भी तो हम ट्रेड कर रहे हैं ना, क्रूड एमसीएक्स की उसमें है, एमसीएक्स में गवर्नड है ना बाय सेबी। ऐसे आप एक रेगुलेटर बनाइए क्रिप्टो के लिए और उसको आप ओपन करिए। देखिए किसी भी चीज को आप जब ऐसे लाइन खींच देंगे कि नहीं होगी, तो नंबर 2 में लोग करेंगे ही करेंगे। तो जो डिजिटल करेंसी सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं, जो आरबीआई जिस पे काम कर रही है, तो वो आ जाएगा तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी किसी लायक नहीं रह जाएगा? सर आपके पास डिजिटल करेंसी तो इंडिया रुपया तो चल ही रहा है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब क्या है, डिजिटल करेंसी तो हो रही है। तो लोगों को यूपीआई, अब आप ये देखिए यूपीआई तो रेगुलेटेड है आपकी, यूपीआई तो 100% रेगुलेटेड है। आज मुझे भी अगर एक खाता खोलना हो बैंक में, तो बैंक इतने मेरे से पेपर मांग लेता है जैसे मैं पता नहीं बैंक खरीदने जा रहा हूँ, एक करंट अकाउंट खोलने नहीं जा रहा। आज करंट अकाउंट खोलना इंडिया में, साहब जीएसटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कम से कम 10 तो आपसे कागज मांग लेता है। दैट मीन दैट इज ए पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, रेगुलेटेड है, ताकि कल को जिससे आप पैसा लें, जिसको आप पैसा दें, आपका कहीं ना कहीं ट्रैक हो सके। लेकिन यूपीआई आज देखिए हम कितनी मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे हो रही हैं, सारी रेगुलेटेड है ना, कोई अनरेगुलेटेड नहीं है। तो ऐसे ही जब आप क्रिप्टो को, जो उसमें एक रिस्क वाला पार्ट है, उसको आप बिल्कुल खत्म ही कर दीजिए ना। किसी को अगर बिटकॉइन लेना है तो वो डेरिवेटिव फॉर्म में ले ले, भाई तुम ले लो, परपेचुअल उसका फ्यूचर है। उसमें एक्सचेंज को गवर्नमेंट ये एनकरेज करे कि भाई तुम अपनी फीस कम कर दो। जो अभी फीस हर 8 घंटे में लगती है, क्योंकि परपेचुअल है वो, तो हर 8 घंटे में वो कुछ पैसा ले लेते हैं आपसे। तो उसको गवर्नमेंट कहे कि भैया क्योंकि डेरिवेटिव है, और ये कैसे होगा, अभी एक्सचेंज में लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि फीस और वो बहुत ज्यादा है। सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार वॉल्यूम उसका इतना बढ़ा दे। और सरकार कैसे वॉल्यूम बढ़ाएगी? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को वेलकम करके। तो डेरिवेटिव फॉर्म में आप बिटकॉइन ये वो सब 5500 कॉइन है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक बिटकॉइन ही है, 5500 करेंसीज हैं। उन सबको डेरिवेटिव फॉर्म में सरकार ओपन कर दे। जो टैक्सेशन अभी हम डेरिवेटिव एनएससी बीएससी के जब डेरिवेटिव्स को हम ट्रेड करते हैं, जो टैक्सेशन का सिस्टम उसमें है वो इसमें कर दे। और जो ये वॉलेट सिस्टम है इसको पूरा बैन कर दे। तो बहुत देश के लिए भी सुरक्षा हो जाएगी। लोगों की जो एक वो है हाई, जो लोगों को चाहिए कि भैया मुझे तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, मुझे तो इथेरियम में करना है, मुझे तो इसमें करना है, क्रिप्टो करेंसी में, वो सारी लोगों का पेन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। सरकार का भी काम हो जाएगा, लोगों का भी काम हो जाएगा। जो पूरी दुनिया की सरकारें हैं माधवा साहब, जैसे यूएस है, यूएई है, सिंगापुर है, ये कैसे हमारा जो इंडिया का जो अपना क्रिप्टो थिंकिंग है उसको ये बाज़ार, इकोनॉमी, मार्केट, पावर, वो उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं? ए बी कि हम अभी थोड़ा और वेट कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिचुएशन अनफोल्ड करेगा, उसकी वजह से हम लोग ग्लोबल कंसेंसस एक क्रिप्टो पे मैंने उसका वेट कर रहे हैं। देखिए अगर सरकार को ये चाहिए कि लोग जो है स्पॉट वाला काम करते रहें, जैसे कि बिटकॉइन खरीदना है, आपने खरीदा, आप अपने बेटे को देके जाना चाहते हैं क्योंकि करोड़ों रुपए की चीज है, इट्स ए असेट, डिजिटल असेट है ना। तो सरकार इसमें 2 चीजें कर सकती है। एक जो वॉलेट है, जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट का वॉलेट है या स्टॉक मार्केट की तिजोरी है जिसको कि हम डीमेट अकाउंट कहते हैं, ऐसे ही डीमेट इंट्रोडक्शन कर दे वो
क्रिप्टो के लिए। मैंने बिटकॉइन खरीदा, एक्सचेंज के थ्रू ही खरीदूंगा, ऐसा तो है नहीं हवा में बैठे बैठे खरीद लूँ, एक्सचेंज के थ्रू खरीदूंगा। तो जो मेरा एक्सचेंज का वॉलेट होगा वो सरकार के अंडर में है। भाई सरकार की यही तो वो है तकलीफ कि मैं अपना बिटकॉइन जो खरीदा हुआ है वो कल को देश से बाहर ना ले जाऊं, ताकि गवर्नमेंट को यूएसडी डॉलर का रिस्क ना हो। यही तो तकलीफ है सरकार की। तो इससे क्या होगा, देश का पैसा देश में रहेगा, चाहे मुझे 1 करोड़ लगाना है या मुझे 100 करोड़ लगाना है। सरकार के थ्रू, बैंक के थ्रू मैं एक्सचेंज को पैसा दूंगा, एक्सचेंज जो है वो बिटकॉइन खरीदेगा, और वो पैसा जो है वो वॉलेट जो है वो सरकार के अंडर रहेगा। तो सरकार का कब्जा रहेगा उस पैसे पे, पहली चीज। दूसरा, सरकार ये कर दे कि इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्ट इन क्रिप्टोज फॉर स्पॉट। यानी कि अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो जैसे अभी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे बोलते हैं, आप उसको पैसा देते हैं, वो आपके बिहाफ पे स्टॉक खरीदती है। यही तो सिस्टम है। तो अगर मुझे बिटकॉइन खरीदना है तो आई शुड रूट इट थ्रू अ असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये कंपनी जो है मेरा वॉल्ट संभालेगी। तो सरकार का काम क्या है, सरकार को एक तो ये पता लग गया कि मैं जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो नंबर 1 में है, कोई इसमें नंबर 2 का काम नहीं है, क्योंकि वो पैसा जो कंपनी लेगी वो तो थ्रू बैंक ही लेगी, केवाईसी के बाद ही लेगी। तो आप इस तरह की म्यूचुअल फंड कंपनी टाइप कोई असेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करवा दीजिए। सरकार इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन को अपना जो इनका वो है हथियार उसको एक्टिवेट करे, और वो बिजनेसमैन्स को बुलाए कि भैया जिसको भी इसमें वॉलेट लगाना है वो लगाए, पब्लिक के बिहाफ पे वो खरीदे, उसको ब्रोकरेज मिलेगी, लोगों को ये। अब कंप्लीट बैन के पक्षधर नहीं है, कंप्लीट बैन के पक्षधर नहीं है। मैं तो देखिए, बैन आप किसी, आज तक ड्रग्स को बैन नहीं कर पाई सरकार। आपको चाहिए आज बताइए कहाँ नहीं मिल रहा, सब सरकार को पता है, लेकिन फिर भी मिल रहा है ना ड्रग्स। रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और देखिए, कोई भी चीज दुनिया में जो एक बार बन गई वो कभी भी बैन नहीं हो सकती। सिगरेट में आप देखिए ना, लोगों को पता है सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, बड़ी बड़ी वार्निंग लिखी है, लोगों ने कहा जी हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो पढ़ा ही नहीं आता। सरकार ने उस पर गंदी गंदी तस्वीरें, वो गोइटर वाली और गर्दन वाली और कैंसर वाली तस्वीरें छापनी शुरू कर दी, ताकि भाई अनपढ़ आदमी को भी दिखाई दे। भादवा साहब, दो आखिरी के तो सवाल कि अब से ठीक 5 साल बाद जब थोड़ा और ये सेक्टर ओपन हो रहा है, थोड़ा और सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, जो क्रिप्टो का लैंडस्केप है वो रियलिस्टिकली कैसा दिखता है आपको? ए बी कि एक रेगुलेटेड मार्केट, और या आपको ऐसा दिखता है कि कंट्रोल्ड इकोसिस्टम, और मे बी उसको आप बोलते हैं कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी, कैसा दिखता है आपको? देखिए, अनसर्टेनिटी तो एक वर्ड ऐसा है पवन जी कि हम लोग इतने अनसर्टेन हैं, दुनिया तो टिकी ही अनसर्टेनिटी पे। मैं तो आपसे ये भी नहीं बोल सकता कि इस इंटरव्यू के बाद मैं घर तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में भी। ठीक है, अभी ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, उससे मार्केट्स क्या रिएक्शन देंगी, किसी को नहीं पता। ऊपर भी जा सकती है, क्रैश भी हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी जैसे पैसे की वो हर जगह जुड़ी हुई है, वो इसमें भी जुड़ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। रेगुलेटेड होगा तो कम से कम जो अभी सरकार को ये है कि भैया लोग कर रहे हैं और हमें टैक्स नहीं मिल रहा, वो मिलने लगेगा जब आप इसे 100% रेगुलेट कर देंगे। तीसरा, दुनिया का नियम है, ब्लैक मार्केट कभी बंद नहीं हुई दुनिया के किसी भी देश में। काला धन जिसे हम बोलते हैं ना, हमारे देश में वो अगर 30% है, कहीं 20% है, कहीं 10% है, कहीं 50% है, लेकिन ये तो सबको पता है कि काला धन है जी। ये तो गवर्नमेंट भी आंकड़ा देती है ना कि इतना काला धन है। तो अगर सरकार को पता है काला धन है और वो बंदी कर सकती होती तो कैसे होता? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप रेगुलेशन ऐसे लाइए जो पब्लिक के पक्ष में हो। जी, ठीक है ना। आप किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज पे बैन वर्ड आ जाता है, पब्लिक ऐसी है कि उस पर और ज्यादा क्रेजी होकर टूटती है। अब आप हमारे पड़ोस में ही एक मुल्क है थाईलैंड, वहां जाइए, वहां वो क्या कहते हैं उसे, गांजा शायद बोलते हैं, हाँ, वीड जिसे बोलते हैं, जी, वो खुलेआम मिल रहा है। खूब लोग नशा कर रहे हैं दुनिया के कई देशों में। हमारे यहाँ बैन है, लेकिन जिसे चाहिए उसको मिल रहा है। रेव पार्टीज होती है ना, जी।
यंगस्टर करते हैं ना। आपने सुना होगा एक बहुत बहुचर्चित फिल्म स्टार थे, उनके बेटे कहीं पकड़े गए और उनके पास कुछ मिल गया, तो इसका मतलब फ्रीली अवेलेबल तो है ही है, फ्रीली अवेलेबल तो है ही है ना। तो सरकार को ना पता हो ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है कि आप नोएडा में चाहिए, आपको सारे जेनजीज के पास नंबर है सप्लायर का और सरकार को नहीं पता, ये कैसे मुमकिन है? ठीक बात है। तो इसका मतलब सरकार ने एक आंख बंद कर रखी है। मेरा कहना ये है, रेगुलेशन इतने आप खोल दीजिए कि कोई भी चीज क्राइम के दायरे से ही बाहर हो जाए। और वो कैसे होगी? वो धीरे धीरे ढील दे दे के होगी। वो एकदम ढील कर देंगे तो लोग एकदम टूट पड़ेंगे। आप पहले उसमें, अभी जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ है, इसको थोड़ा सा लीनियंट करिए, फिर देखिए लोगों की प्रक्रिया क्या है, फिर थोड़ा सा और करिए। सेकेंडली होता क्या है, हम लोग रूल बना देते हैं, एजुकेट नहीं करते। मेरा कहना यह है, सरकार लोगों से कहे, हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को बोले, कुछ मोटिवेशन दे, कुछ पैसा दे कि आप लोगों को रील बना के, यूट्यूब पे प्रोग्राम बना के एजुकेट करें। देखिए, आप एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं आज? मैं आपसे पूछता हूं पवन जी, मेरे ऐसे ऐसे जानने वाले डॉक्टर और इंजीनियर मित्र हैं जो एक एक महीने में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दे रहे, लेकिन उनके बैंकों में पैसा रखा हुआ है, 20-20 करोड़ की एफडीआई चल रही हैं, उन्हें नहीं पता कि इस पैसे को हम कैसे काम पे लगाएं। वी आर प्रोड्यूसिंग गुड डॉक्टर्स, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड इंजीनियर्स, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड आईटी पीपल, बट वो पैसे को कहाँ लगाएं हम, ये एजुकेशन कहीं है ही नहीं। इसके लिए लोग, गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशन पे खर्चा करे। आज आप देखिए कितना बड़ा गैप है बीच में, पैसा कमा रहे हैं लोग, कहां लगाना है ये पता ही नहीं, आइडल पड़ा हुआ है। इसीलिए तो लोग जो है फ्रॉडबाजी में घुस जाते हैं। आज एक स्कीम आती है कि भैया ये प्लॉट है, इसमें पैसा लगा दो। जेवर में कितने लोगों ने जमीन थी नहीं वो बेच दी, क्यों? क्योंकि एजुकेटेड नहीं है लोग। जितने लोगों का नुकसान हुआ सारे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने में और एजुकेटेड होने में फर्क है जी। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप ग्रेजुएट हैं, आप डॉक्टरेट हैं, आपको ये नहीं पता कि इस पैसे को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कब कितना निकालना है, कैसे करना है। जिस दिन सरकार, हो सकता है सरकार मुझसे ही कहे कि भाई तुम एजुकेट करो, मैं ही कल को एक वीडियो बनाने लग जाऊं, लेकिन सरकार को मोटिवेशन करना पड़ेगा लोगों को, सरकार को ये बताना पड़ेगा। अब आप से भी ये डेटा तो दे देती है कि 96% लोग, 93% लोग जो हैं मार्केट में लॉस में हैं, लेकिन जो सरकार का इनिशिएटिव है टू एजुकेट द पीपल, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वो चैनल ही अलग है जहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो सरकार को जो कदम उठाना चाहिए वो इन हैंड विद पीपल होना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए। अब जैसे फॉरेक्स है, हिंदुस्तान में फॉरेक्स इलीगल है, लेकिन मैं आपको कम से कम 10,000 लोग तो मैं ही जानता हूँ। कई दफा मैं इवेंट्स में जाता हूँ जो कहते हैं हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। अभी जब बॉम्बे में इतना बड़ा इवेंट लगा था, फॉरेक्स ट्रेड क्या, फॉरेक्स आपको कहीं फॉरेक्स लेके जाना है तो उसके लिए लाइसेंसी डीलर हैं? नहीं नहीं नहीं, फॉरेक्स ट्रेड का मतलब है कि आप यूएसडी INR में ट्रेड करना चाहते हैं, USD यूरो में ट्रेड करना चाहते हैं। ये जो स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट्स हैं, हम इनकी नहीं, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो इंडिया में बैन है। लेकिन इंडिया में खुलेआम हो रहा है। सरकार ने अभी क्या, एक लिस्ट RBI ने जारी कर रखी है कि ये वाले जो सारे ब्रोकर हैं, 30 ब्रोकर हैं, उसमें ये सारे उन्होंने बैन कर रखे हैं। लेकिन बैन कर रखे हैं तो इंडिया में वो चल कैसे रहे हैं? जब सरकार ने चाहा कि वीचैट इंडिया में ना चले, तो आप वीचैट नहीं चला सकते ना। तो ऐसे ही वो IP भी क्यों नहीं सरकार ने बैन कर दी? आप एक रूल ला रहे हैं, सरकार ने कहा चाइनीज ऐप नहीं चलेंगे इंडिया में, कोई नहीं चलती ना। आप मेरे फोन में वीचैट लगा हुआ था तब, मैं पहले क्योंकि मेरा चाइना से व्यापार था, मेरे फोन में वीचैट था। अब मैं चलाता हूं तो वो लिखा आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लीगल बाइंडिंग है, नहीं चल सकती। ऐसे ही सरकार ने कहा आप पॉर्न साइट्स नहीं देख सकते, तो वो बैन हो गई ना। अब आप अपने फोन में खोलेंगे, चलेगी नहीं जी।
तो ऐसे ही सरकार ने फॉरेक्स वाली साइटें क्यों नहीं बैन कर दी? जब सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया कि फलाना ऑक्टा ब्रोकर एक है, वो बैन है इंडिया में, तो सरकार उसको लीगली भी बैन कर दे ना, लीगल बाइंडिंग कर दे कि कोई आदमी पैसे दे के भी नहीं चला सकता। जब आदमी को लगेगा मैं पैसा तो दे रहा हूं लेकिन मेरे यहाँ ऐप ही नहीं खुल रही, तो वो क्यों देगा पैसा? आप उसका, और सबसे बड़ी बात, उसका पैसा बाहर जा कैसे रहा है? उसका पैसा कैसे बाहर जा रहा है? हमारे देखिए स्कैम कब होता है पवन जी? जब आदमी की ग्रीड ओवर हो जाती है। आज आप मेरे से बोलें कि साहब मेरे को 1 लाख रुपया दे दो और मैं 1 साल बाद आपको 1,05,000 दूंगा, तो मैं छूटते ही क्या बोलूंगा? पागल समझा है, बैंक में ही नहीं दे दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे से बोलोगे 1 लाख दे दो, मैं 1 साल बाद 130 रुपये 1,30,000 दूंगा, तो मैं कहूँगा यार बड़ा लुक्रेटिव है, 30% दे रहा है, तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। ग्रीड, मेरा लालच आ गया साथ में। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा अनरियलिस्टिक रिटर्न नहीं होती है कहीं भी। लोग ग्रीड में फंस जाते हैं, लोग दूसरे की गाड़ी से चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बैंक पागल नहीं है जो आपको 6% 7% में पैसा दे रहे हैं होम लोन के फॉर्म में या गाड़ी के फॉर्म में, या मैक्सिमम 8, 9, 10% तक। तो जब बैंक को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे हम 30% कमा सकते हैं, वो क्यों आपको दे रहा है? भाई बैंक आपको पैसा दे रहा है कमाई के लिए ना, तो वो क्यों 8-10% कमा रहा है? वो ना 30% कमा लेगा? और मैं तो सीधी बात कहता हूँ, इतने स्कैम हो रहे हैं, चाहे वो बिटकॉइन में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो फॉरेक्स में हो। हम तो कहते हैं एक आदमी है, आपने नाम सुना होगा, अंबानी जी, मुकेश अंबानी भाई, वो आज कितने करोड़ के व्यक्ति हैं? 20 लाख करोड़ उनकी मार्केट कैप है, तो 10 लाख करोड़ तो वो स्वयं के मालिक भी हैं। वो क्यों रिलायंस इंडस्ट्री चला के 18 से 20% कमा रहे हैं? उन्हें नहीं दिख रहा कि 50% क्रिप्टो में कमा सकते हैं। वो फैक्ट्री बंद करें, रोज की झिकझिक। उन्होंने भाई साहब क्यों अपने सिर पे 10 लाख लोगों की रोजगार का जिम्मा उठा रखा है? आज बॉम्बे जो मतलब महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो महाराष्ट्र का वो बजट चल रहा है। अच्छा, लास्ट सवाल की तरफ आ गए इसमें बादवा साहब कि हमें ये लगता है कि इंडिया क्रिप्टो को कंट्रोल करना चाहती है। इंडिया को लगता है कि क्रिप्टो से हमने कंट्रोल लूज कर दिया है, ये लूज नहीं करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहता है या कंट्रोल लगता है कंट्रोल लूज कर दिया है? देखिए सरकार इस वक्त ना बड़ी कश्मकश में है, क्योंकि ये जो एक एनोनिमिटी वाला फैक्टर है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सरकार को इसका कोई फ्रेमवर्क मिल नहीं रहा है। अगर मिल रहा होता तो अब तक ये जो इतनी मीटिंगें हो रही हैं इसको कोई समाधान निकल जाता। अब सरकार चाहती भी है कि, क्योंकि एक देखिए ग्लोबल चीज़ है, नए जेनजी इसको चाहिए। देखिए सरकार कभी, लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कभी भी ना आप पे बंदिश तब लगाती है जब उसे दिखता है कि कहीं इसमें नुकसान होने वाला। अगर नुकसान की कोई चीज़ नहीं है तो सब मिलती है, क्योंकि सरकार को उससे टैक्स मिलता है ना। सरकार क्यों अपना टैक्स छोड़ेगी? तो अगर कहीं पे सरकार को कोई विकल्प मिल जाए, सरकार तुरंत कूद के वो काम कर लेगी। सरकार किसी भी चीज़ के उसमें नहीं है। सरकार चाहती है कि क्रिप्टो हमारे यहाँ ट्रेड हो, सरकार चाहती है कि क्रिप्टो से लोगों का भला हो। नफा नुकसान होना तो ये तो आपकी किस्मत है और आपके अपने ट्रेडिंग स्किल्स हैं। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप नफे में हैं, आप नुकसान में हैं। सरकार ये चाहती है कि सारा रेगुलेटेड हो, आपका नुकसान हो तो वो भी रेगुलेटेड हो, आपका फायदा हो वो भी रेगुलेटेड। बेलगाम नहीं चलेगा, बेलगाम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट को, अब आप देखिए ना 96.5 रुपीज हो गया डॉलर जी। अभी सरकार कह रही है गोल्ड मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो। सरकार थोड़े दिन में ये स्टेटमेंट भी दे रही कि बिटकॉइन मत खरीदो, क्योंकि बिटकॉइन से भी तो पैसा बाहर ही जा रहा है। अभी स्पॉट कंट्रोल्ड है, इसलिए मोदी जी ने ये बिटकॉइन उसमें नहीं डाला। जिस दिन स्पॉट अनकंट्रोल्ड हो जाएगा उस दिन तो बिटकॉइन भी जाने लगेगा ना पैसा। तो सरकार देखिए, देश को बचाना बहुत जरूरी है, देश का पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई हो या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हो, वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, किसी का और इंटरेस्ट नहीं होता। आज जीएसटी काउंसिल है, वो एक रूल लेके आए। जीएसटी तो अभी सबसे लेटेस्ट हमारे यहाँ काउंसिल जीएसटी काउंसिल है जी। उन्होंने रूल बना दिए 100। फिर कोई व्यापारी ने उस रूल को कोई लूप होल निकाल के चोरी कर ली, कोई तोड़ निकाल लिया, फिर वो अमेंडमेंट ले आते हैं। देखिए सरकार भी तो लर्न कर रही है। सरकार कोई ब्रह्मा थोड़ी है कि सृष्टि का निर्माण एक बार कर दिया तो 100% परफेक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे अब आप इसको तो छोड़िए, एक वायरस आया कोरोना,
उसने देखा कि भैया उसने जितने लोगों को इफेक्ट करना था कर लिया, अब तो लोग मर ही नहीं रहे कोरोना से, वो म्यूटेट होता है। जब वायरस जैसी चीज अपने आप को ऑपरेट कर रही है तो सरकार क्यों नहीं करेगी? आप बताओ मुझे। ये ठीक बात कह रहे हैं भाई हर आदमी गलतियों से सीख रहा है, सरकार भी अपनी गलतियों से रेगुलेशन में वो लाती है। सरकार एक रेगुलेशन बनाती है, लोग उसका लूप होल तोड़ ढूंढ लेते हैं, सरकार फिर कोई नया लॉ लाती है, फिर लोग उसका ढूंढ लेते हैं। तो ये तो एडवांसमेंट है, ये तो चलता ही रहेगा। चलिए बदवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। बहुत आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.